क्या करने वाले हैं, 40 क्वेश्चन इतिहास के, 40 क्वेश्चन भूगोल के, 40 क्वेश्चन संविधान के, 40 इतिहास, 40 क्वेश्चन संविधान और 40 क्वेश्चन मैथ को तो हम डेली 120 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो अभी हम एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमने 280 तक कर लिया है, तो आज हम 281 वाला करेंगे। तो बिना टाइम बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। तो एलोरा की गुफा, सॉरी, तो हमारा पहला प्रश्न है 281, एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं। एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर थे। इसका सही आंसर है 34। सही आंसर है 34। तो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वतमाला में अजंता की गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर दूर पर स्थित है। तो एलोरा की गुफाएं सबसे पहले महाराष्ट्र में है, सह्याद्री पर्वतमाला में है और अजंता की गुफाओं से 100 किलोमीटर दूर पे है। तो और यहाँ 34 गुफाओं का समूह है। जो एलोरा की गुफा है उसमें 34 गुफाओं का समूह है, जिनमें से 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित हैं। इनका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक द्वारा करवाया गया था। इन गुफाओं को वर्ष 1983 में, ये इंपॉर्टेंट है, 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में घोषित किया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और जो एलोरा की गुफाएं हैं उनका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में। आगे चलते हैं। 282 प्रश्न है हमारा कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है जैन धर्म। तो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म से संबंधित, ठीक है। तो देख लेते हैं, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर जैन समुदाय का तीर्थ स्थल है। इस मंदिर का निर्माण सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम का मंत्री बिमल शाह ने वास्तुपाल एवं तेजपाल से संगमरमर का बनवाया था, ठीक है। इस मंदिर के गर्भगृह में ऋषभदेव की मूर्ति है, आदिनाथ की मूर्ति है, जिनकी आंखें हीरे की हैं, ठीक है। तो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। आगे प्रश्न है 283 कि कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर है गुवाहाटी, असम। तो असम के गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ियों पर, असम के गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ियों पर कामाख्या मंदिर 51 ज्ञानपीठों में से एक है। देवी कामाख्या को सिंध कुब्बजिका के रूप में जाना जाता है। इनकी पहचान काली और महात्रिपुर सुंदरी के रूप में भी है। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है और देवी की पूजा योनि जैसे पत्थर के रूप में की जाती है, ठीक है। तो कामाख्या मंदिर असम गुवाहाटी में है। प्रश्न है कि एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित हैं। सही आंसर है भगवान शिव। तो एलिफेंटा की गुफाएं भगवान शिव को समर्पित हैं। देखते हैं कि एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई के एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। तो एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई के एलिफेंटा द्वीप पर स्थित हैं और ये भगवान शिव के लिए हैं, जिसे धारापुरी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य हुआ था, जो मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। फिर आगे प्रश्न है कि नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की शैली होती है। नागर मंदिरों में किस शैली का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर उत्तर भारतीय। नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की उत्तर भारतीय शैली होती है। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 286, पूछ रहा है कि भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो इसका सही आंसर है राजस्थान के माउंट आबू में। राजस्थान के माउंट आबू में जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, ठीक है। आगे प्रश्न है कि गोवर्धन मठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। गोवर्धन मठ कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है पुरी उड़ीसा। तो गोवर्धन मठ भारत के पूर्वी भाग में उड़ीसा राज्य के पुरी नगर में स्थित है। इस मठ का संबंध जगन्नाथ विष्णु से है। यहाँ प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जाती है। यह यात्रा पूरी प्रधान पर्व भी है, ठीक है। आगे प्रश्न है हमारा 288, कह रहा है कि मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है। मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है। भुवनेश्वर। इसका सही आंसर भुवनेश्वर उड़ीसा। तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर जिले में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण देउल शैली में किया गया था। प्रश्न है 289, कह रहा है कि मशहूर भारतीय मठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन गलत है। पहला है तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में, ये सही है। फिर देखा की मठ हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। रूमटेक मठ सिक्किम में, ये भी सही है। लेकिन घूम जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये हमारा गलत है। घूम मठ पश्चिम बंगाल में है, घूम मठ पश्चिम बंगाल में, ठीक है। आगे चलते हैं हम अपने
प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है? कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है? इसका सही आंसर है घृणेश्वर। घृणेश्वर तो महाराष्ट्र के दौलताबाद में लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर को घृणेश्वर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 18वीं शताब्दी में इंदौर के महारानी पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारा 291। लोकप्रिय शैल कर्तित मूर्ति गंगा अवतरण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है बी, महाबलीपुरम। तो लोकप्रिय शैल कर्तिक मूर्ति गंगा अवतरण भारत के महाबलीपुरम में पाई जाती है। ठीक है, सलूशन हम देख लेते हैं इसका। तमिलनाडु राज्य का महाबलीपुरम स्थान अपने पुरातन मंदिरों तथा स्थापत्य कला के वैभव के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पत्थरों का तलाश कर कलात्मक मंदिरों तथा गुफाओं का निर्माण का काम पल्लव राजवंश के राजाओं के समय हुआ था। महाबलीपुरम का प्रचलित तमिल नाम महामल्लपुरम का दूसरा रूप है, जिसका अर्थ है पहलवानों की नगरी। यहाँ पर कई देवी देवताओं की मूर्ति के साथ साथ गंगा के प्रवाह को प्रदर्शित किया गया। ऐसी धारणा है कि अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए भागीरथ द्वारा की गई घोर तपस्या के बाद शिव की जटाओं के मध्य में गंगा अवतरण की घटना को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, आगे चलते। क्वेश्चन नंबर हमारा 292 है। राजरप्पा एक शक्तिपीठ स्थल है। यह वही दामोदर और वेरा नदियों का संगम भी है। यह किस राज्य में स्थित है? राजरप्पा एक शक्तिशाली पीठ है। यह वही दामोदर तथा वेरा नदियों का संगम भी है। वह किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है झारखंड। तो राजरप्पा एक शक्तिपीठ है जो भारत के झारखंड राज्य में स्थित है, जो दामोदर और वेरा नदियों का संगम भी है। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है 293 कि प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को किस वंश ने विकसित किया था? तो गांधार शैली की कला को किस वंश ने विकसित किया था? इसका सही आंसर है कुषाण वंश। तो गांधार शैली कुषाण वंश ने विकसित किया था। तो कुषाण साम्राज्य के शासन के दौरान गांधार कला भारत में समृद्ध हुई। कनिष्क महानतम कुषाण कला और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध समर्थक थे। उनके शासनकाल में गांधार कला का विकास हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 294 हमारा कि 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है इलाहाबाद प्रयागराज में। तो देख लेते हैं। 3 विभिन्न कालों मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ इलाहाबाद प्रयाग में स्थित है। अशोक स्तंभ पर 3 शासकों के लेख खुदे हुए हैं। इस पर मौर्य सम्राट अशोक, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त की प्रशस्ति तथा मुगल सम्राट जहांगीर और बीरबल के लेख भी मिलते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। तो कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, देख लेते हैं इसका सलूशन यहाँ पे दे रखा है, काफ़ी बड़ा दे रखा है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसे अंग्रेजी में ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। भारत में उड़ीसा राज्य के पुरी नामक शहर में स्थित है। इस मंदिर परिसर का आकार भव्य रथ के समान है, जिसमें पत्थर के नक्काशी पहिए, स्तंभ और दीवारें। इसे गंगवंश के राजा नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया था। तो जो कोणार्क मंदिर है उसे गंगवंश के राजा नरसिंह देव द्वारा बनाया गया था। ये हमारा इंपॉर्टेंट है और इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। इस रथ में 12 जोड़ी पहिए मौजूद हैं, साथ ही 7 घोड़े भी हैं जो रथों को खींचते हैं। यह 7 घोड़े 7 दिन के प्रतीक हैं, वहीं 12 जोड़ी पहिए दिन के 24 घंटे के प्रतीक हैं। इसमें 8 ताड़ियाँ भी मौजूद हैं जो दिन के 8 पहर को प्रदर्शित करते हैं। इसमें वर्ष 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसे शामिल किया गया था। ठीक है, अभी आगे भी दे रखा है हमारा कि मीनाक्षी मंदिर यह तमिलनाडु के मदुरै शहर में स्थित है। यह भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। बृहदेश्वर मंदिर, यह मंदिर चोल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका निर्माण राजा राज प्रथम ने कराया था। बृहदेश्वर मंदिर राजा राज प्रथम ने, चोल शासक। फिर महाबोधि विहार, यह बोधगया में स्थित है, बिहार में स्थित है। यह स्थल महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं और उनकी पूजा के संबंधित तथ्यों के असाधारण अभिलेख प्रदान करता है। आगे प्रश्न है 296 कि ओडिशा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो गुप्त वंश के,
इसका सही आंसर है नरसिंहदेव, नरसिंहदेव, नरसिंहदेव। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारा कि महाबलीपुरम स्थित 81वें शैल मंदिर को प्रसिद्ध नाम क्या है। महाबलीपुरम स्थित 81वें शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है। इसका सही आंसर है रथ। तो महाबलीपुरम में बने 81वें शैल मंदिरों को रथ नाम दिया गया है। इनमें 5 पांडव रथ युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी रथ विशेष उल्लेखनीय है। इनका निर्माण पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने मामल्ल के द्वारा किया गया था। मामल्ल उपाधि के कारण इस शैली का नाम मामल्ल शैली पड़ गया है। इसमें धर्मराज का रथ बड़ा एवं आकर्षक था, जबकि द्रौपदी रथ छोटा था। आगे हमारा प्रश्न है कि शिव गुफा कहाँ स्थित है। शिव गुफा कहाँ स्थित है। शिव गुफा कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर है एलिफेंटा गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं। और एलिफेंटा गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र के आगे मुंबई के पास। शिव गुफा एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित है। एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। यह पौराणिक देवताओं की अत्यंत भव्य मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। इन मूर्तियों में त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति सर्वाधिक लोकप्रिय है। एलिफेंटा की गुफाएं 5 गुफाओं का सम्मिश्रण है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण शिव मूर्ति की गुफा है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट के द्वारा किया गया था। तो शिव गुफा एलिफेंटा गुफाओं में स्थित है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है तो हमारा प्रश्न है कि पट्टडकल में स्थित स्मारकों का समूह कौन सा है। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। इसका सही आंसर कर्नाटक। यहाँ पे हम सोल्यूशन देख लेते हैं। पट्टडकल कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह भारतीय स्थापत्य कला की बेसर शैली के स्मारक समूह के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर 8वीं शताब्दी में बनाए गए थे। यहाँ द्रविड़ तथा नागर दोनों ही शैलियों के मंदिर हैं। पट्टडकल दक्षिण भारत के चालुक्य वंश की राजधानी बादामी 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चालुक्य वंश के राजाओं ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में यह मंदिर बनवाया था। पट्टडकल, पट्टडकल, ठीक है, कर्नाटक में है। आगे हमारा प्रश्न है कि भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स, भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किस तलहटी में स्थित है। भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किस तलहटी में स्थित है। इसका सही आंसर है विंध्य रेंज। तो भीमबेटका गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के प्रांत में रायसेन जिले में स्थित है। गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वत से घिरी हुई हैं, जिनका संबंध पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल से है। भीमबेटका गुफाएं मध्य भारत के पठार के दक्षिण किनारे पर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों के निचले छोर पर है। यह दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ियों से आरंभ हो जाती है। ठीक है, तो भीमबेटका के शेल्टर्स की तलहटी विंध्य रेंज। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है 301 कि चंद्रगिरी का किला 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। एक ऐतिहासिक किला है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो चंद्रगिरी का किला आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि द्रविड़ पद्धति के मंदिरों के वास्तुशास्त्र और प्रतिनिधित्व किसके द्वारा होता है। द्रविड़ पद्धति के मंदिर के वास्तुशास्त्र का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा होता है। इसका सही आंसर है विमान। इसका सही आंसर है विमान। तो द्रविड़ पद्धति के मंदिर का वास्तुशास्त्र का प्रतिनिधित्व विमान के द्वारा होता है। इस शैली के मंदिरों की प्रमुख विशेषता यह है कि ये काफ़ी ऊंचे और विशाल प्रांगण से घिरे होते हैं। मंदिर में अंदर एक गर्भगृह होता है, जिसमें मुख्य देवता का मूर्ति स्थापित होती है। गर्भगृह के ऊपर टावर नुमा रचना होती है, जिसे शिखर या विमान कहते हैं। यह शैली दक्षिण भारत में विकसित होने के कारण द्रविड़ शैली कहलाती है। आगे प्रश्न है 303। तो प्रश्न कह रहा है कि एलिफेंटा की गुफाएं किस शहर में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं किस शहर में स्थित है। इसका सही आंसर है मुंबई। तो एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। यह पौराणिक देवताओं की अत्यंत भव्य मूर्तियों के लिए विख्यात है। इन मूर्तियों में त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति सर्वाधिक लोकप्रिय है। यह कुल 7 गुफाएं हैं। इन गुफाओं में पहाड़ियों को काटकर बनाई गई मूर्तियां दक्षिण भारतीय मूर्ति से प्रेरित है। इसका ऐतिहासिक नाम धारापुरी है। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 304। प्रश्न है कि कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था। सही आंसर है सूर्यवर्मन द्वितीय। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरापुर में कराया गया था। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में सूर्यवर्मन प्रथम ने। यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू विष्णु मंदिर है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ स्थित है। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर है बासर। तो दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर वर्तमान में
तेलंगाना राज्य के निर्मल जिले के बासर गांव में स्थित है। भारत का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह मंदिर सफ़ेद पत्थरों से निर्मित है, जिसमें सरस्वती माता की 4 फुट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित है। निर्मल जिले के बासर गांव में स्थित यह मंदिर दक्षिण भारत की गंगा कहलाने वाली गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर वो तेलंगाना के बासर गांव में स्थित है। आगे प्रश्न है हमारा कि उड़ीसा में जौगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है। इसका सही आंसर है अशोक का शिलालेख स्थल। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारा कि उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर है उड़ीसा। तो उदयगिरी और खंडगिरी उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास स्थित 2 पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों के में आंशिक रूप से कृत्रिम गुफाएं हैं, जो पुरातात्विक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की हैं। हाथी गुफा शिलालेख में इनका वर्णन कुमारी पर्वत के रूप में है। उदयगिरी में 18 गुफाएं और खंडगिरी में 15 गुफाएं। ठीक है, तो उदयगिरी और खंडगिरी उड़ीसा में है। ठीक है, भुवनेश्वर। 308 है हमारा कि किस मंदिर के पास चारुपल्लम विलेज ऑफ इंक्लाइन स्थित है। किस मंदिर के पास चारुपल्लम विलेज ऑफ इंक्लाइन स्थित है। इसका सही आंसर है राजेश्वर मंदिर। तो चारुपल्लम झुकाव का गांव, जिसे झुकाव का गांव कहते हैं, राजेश्वर मंदिर के पास स्थित है। राजेश्वर मंदिर एक शिव मंदिर है। आगे हमारा प्रश्न है 309, बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट राजवंशियों द्वारा बनाया गया था। सही आंसर है 1 कैलाश मंदिर। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। आगे प्रश्न है हमारा कि तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर किस भारतीय देवता को समर्पित है। कपिलेश्वर मंदिर किस भारतीय देवता को समर्पित है। इसका सही आंसर है शिव। तो तमिलनाडु के कपिलेश्वर मंदिर में भगवान शिव की पूजा होती है। यह दक्षिण भारत के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर चेन्नई शहर के मलयालपुर में स्थित कपालेश्वर मंदिर का 8वीं शताब्दी में पल्लव द्वारा किया गया था इसका निर्माण। आगे प्रश्न है हमारा 311 कि निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, इसका सही आंसर है चोल। तो 9वीं शताब्दी में चोल वंश के पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ था। इस वंश के संस्थापक विजयालय थे, जिसकी राजधानी तंजावुर थी। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है 212 कि भारत के किस राज्य में अजंता गुफाएं और एलोरा गुफाएं स्थित है। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में अजंता और एलोरा गुफाएं स्थित हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में चैतुरगढ़ किले में स्थित प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिर का नाम क्या है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में कौन सा मंदिर स्थित है। इसका सही आंसर है महिषासुर मर्दिनी मंदिर, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है 314 विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। तो बोरोबुदुर मंदिर परिसर दुनिया का सबसे महान बुद्ध स्मारकों में से एक है और इसे 8वीं और 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शैलेंद्र राजवंश के शासक काल में दौरान बनाया गया था। यह स्मारक इंडोनेशिया की जावा द्वीप में के मध्य जावा के दक्षिणी भाग में केडू घाटी में स्थित है। ठीक है, तो विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है। आगे हमारा प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु। तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु राज्य के मदुरै शहर में स्थित है। इस मंदिर को मीनाक्षी मंदिर सुंदरेश्वर मंदिर या मीनाक्षी अम्मान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव और पार्वती देवी को समर्पित है। 316 है हमारा कि बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वर मंदिर सभी कहाँ स्थित हैं। सही आंसर है उड़ीसा। तो उड़ीसा में बिरजा मंदिर है, राजरानी मंदिर है और समलेश्वर मंदिर है। ये सब उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है 317 कि महाबलीपुरम में 5 रथों में से 4 रथ
धर्मराज, युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल रथ। पांचवा रथ कौन सा है? तो पांचवा रथ हम देख रहे हैं यहाँ पे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, तो द्रौपदी रथ, एक तो द्रौपदी रथ है, ठीक है। तो महाभारत के पात्रों के नाम पर पल्लव वंशी राजाओं ने 7वीं शताब्दी में राजा महेंद्र वर्मन द्वारा उनके पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम ने 7 रथों का निर्माण करवाया, जो निम्न है: धर्मराज रथ, युधिष्ठिर, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल रथ, द्रौपदी रथ, ठीक है। तो आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 218 कि धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है महाबलीपुरम। तो धर्मराज रथ स्मारक तमिलनाडु के महाबलीपुरम के दक्षिण सिरे पर स्थित है, ठीक है। महाबलीपुरम में 8 रथ हैं, जिनमें से 5 रथों महाभारत के 5 पांडवों और 1 द्रौपदी के नाम पे रखा गया है, ठीक है। तो इन 5 रथों को धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल रथ, सहदेव रथ, इनका निर्माण बौद्ध और विहार शैली तथा चैत्यों के अनुसार किया गया था। इन रथों को 7वीं शताब्दी में पल्लव राजाओं द्वारा करवाया गया था। आगे हमारा क्वेश्चन है 319, रणकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर क्या है? किसका है वो? तो वो जैन का है। तो रणकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर एक जैन मंदिर है। तो राजस्थान के पाली जिले में रणकपुर में विश्व प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है। यहाँ मंदिरों के निर्माण का 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभों की पीड़ा से उनके मंत्रियों, हिंदू एवं जैन मर्दावलंबियों ने किया था। रणकपुर के मुख्य मंदिर का निर्माण पोखाल जाति के धर्मानुरागी धन्ना शाह और रत्ना शाह द्वारा करवाया गया था, ठीक है। तो रणकपुर मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है, जैन धर्म से संबंधित है। आगे क्वेश्चन नंबर 320 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है खजुराहो। तो कंदरिया महादेव मंदिर, जिसका अर्थ है गुफा का महान देवता, मध्य प्रदेश के खजुराहो में पाया जाने वाला मध्य युगीन मंदिर समूह में सबसे अलंकृत हिंदू मंदिर है। कंदरिया महादेव मंदिर धंगदेव के शासन काल के दौरान बनाया गया था। तो कंदरिया महादेव कहाँ स्थित है? खजुराहो, मध्य प्रदेश। खजुराहो, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इतिहास के 40 क्वेश्चन। अब हम करेंगे संविधान के 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने 40 क्वेश्चन कर लिया है इतिहास के। अब हम करेंगे संविधान के 40 क्वेश्चन। तो हमने 240 तक कर लिया है। तो यहाँ पे एक से सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमने कर लिया था, तो हमें 280 से 320 तक करना है, ठीक है, सॉरी। तो हमने इतिहास के 40 क्वेश्चन कर लिया है। अब हम करेंगे संविधान के 40 क्वेश्चन। तो 281 से 320 तक करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 4 नए विषयों को जोड़ा था? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A, 43A और 48A। ये किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है 282। तो इसको छोटा कर देता हूँ। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में सही है? मतलब 4 ऑप्शन में से कौन सा हमारा सही है? तो क्वेश्चन दे रखा है कि ये नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, तो ये गलत है। ये कल्याणकारी होते हैं, ये सकारात्मक होते हैं। इनके नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध है, इनके नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध है, सही है। ये अमीरों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, ये गलत है हमारा। ये सकारात्मक प्रकृति के होते हैं, तो ये हमारा सही है, यानी बी और डी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। हमारा आगे प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 283 कह रहा है कि सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, यानी ये DPSP के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसका सलूशन। तो ये अनुच्छेद C के तहत आया, अनुच्छेद 48 के तहत आता है। ऑप्शन नंबर C अनुच्छेद 48 के तहत आता है। तो सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना। इस प्रकार के सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आते हैं। तो अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है? इसके अनुसार राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैधानिक प्रणाली से संगठित करने का प्रयास करेगा।
तो किसी और पशुपालन के लिए कोई भी अगर योजना आती है तो वो अनुच्छेद 48 के तहत रहेगी। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है 284। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के निर्देशक तत्व सिद्धांतों की एक विशेषता है? ठीक है, तो हमें बताना है कौन सा निर्देशक तत्व की एक विशेषता है। तो राज्य के विरुद्ध होते हैं, गलत है। लागू नहीं किया जा सकते, गलत है। ये नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, सॉरी ये वाला हमारा सही है, सॉरी ये वाला हमारा सही है। ये लागू नहीं किए जा सकते, अगर इनका उल्लंघन होता है तो इसीलिए कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारा प्रश्न है कि एक्स और वाई एक्स रेस्टोरेंट में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? यानी कौन से अनुच्छेद में ये कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39। तो अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, पुरुष हो, उसको समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाएंगे। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है 286। कह रहा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्रदान करना चाहिए? इसका सही आंसर है 42 सी, अनुच्छेद 42। मतलब अगर कोई महिला पेट से है यानी गर्भवती है तो उसको छुट्टी दी जाएगी, उसके लिए कुछ ऐसा प्रावधान किया जाएगा जिससे उसको आराम मिले, अवकाश, मातृत्व लाभ भी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 287 हमारा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? तो ग्राम पंचायत का गठन, ये गांधीवादी सिद्धांत है। ठीक है, क्योंकि गांधीवादी जी ही पहले आवाज़ उठाए थे कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत व्यक्त करता है? तो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में कहा गया है। और अनुच्छेद 49 में क्या कहा गया है? स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों को समान नागरिक संहिता, ये अनुच्छेद 44 में कहा गया है। और गोवा एक ऐसा मात्र राज्य है, गोवा, जहाँ पे ये अनुच्छेद 44 लागू है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है यहाँ पे 292 कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है? तो 39A। तो 39A जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो देख लेते हैं 39A में क्या कहा गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इसके अंतर्गत आने वाले कुछ प्रमुख अनुच्छेद निम्न हैं। 39A सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, और इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। आगे हमारा प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन, अनुच्छेद 48। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है, और जो 48A है वो पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करना, और देश के वन और वन्य जीवों की रक्षा करना। ठीक है, तो ये 48A है। तो हम आगे चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 294, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में ये कहा गया है कि राज्य जब भी कोई कानून बनाएगा तो वो कानून ऐसा होना चाहिए जो समाज के लिए कल्याणकारी हो, ठीक है,
यहाँ पे कुछ अनुच्छेद दे रखे हैं, देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य जब कानून बनाएगा तो वो कल्याणकारी होना चाहिए। अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता, यानी अगर कोई महिला पेट से है या कोई दिमागी तौर पर सही नहीं है तो उसे छुट्टी दे दी जाएगी। 44 में एक समान सिविल संहिता। 45 में कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बालावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। ठीक है, आगे हमारा 295 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बालावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध है। तो अनुच्छेद 45 कहाँ है? अनुच्छेद ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 45। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है 296, कह रहा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर है अनुच्छेद 39 बी, अनुच्छेद 39। तो हम इसका सलूशन देख लेते हैं। कह रहा है कि राज्य अपनी नीति को इस प्रकार संचालन करेगा कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। समुदाय के भौतिक साधनों और स्वामित्व और नियंत्रण पर इस प्रकार बांटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का पूर्व साधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ये सब बातें अनुच्छेद 39 में कही गई हैं। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है 297, संविधान कानून में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करने? तो अनुच्छेद 50 कहा गया है। तो अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अलग अलग रहेंगी, एक में नहीं रहेंगी। आगे हमारा प्रश्न है कि इनमें से किस संविधान संशोधन की राज्य के नीति निर्देशक तत्वों शामिल नहीं किया गया है? इनमें से किसे, मतलब 4 ऑप्शन है, उसमें से कहा है कौन डीपीएसपी में शामिल नहीं है? तो देख लेते हैं। समान काम के लिए समान वेतन, सही है, अनुच्छेद 39। समान न्याय और निःशुल्क सहायता, अनुच्छेद 39A। सूचना का अधिकार, ये नहीं है, ये सूचना का अधिकार हमारा नहीं है। ठीक है, ग्राम पंचायत, अनुच्छेद 40। तो सूचना का अधिकार ये डीपीएसपी नहीं है। तो सूचना का अधिकार जो है वो एक अधिनियम है जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। तो सूचना का अधिकार एक अधिनियम है जो कि 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया था। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है 299, कह रहा कि भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से समाज से निम्नलिखित में से किस प्रति सुरक्षा देने का आशा नहीं करता? आजीविका के लिए पर्याप्त साधन। तो इसका सही आंसर है सी वाला, नौकर पेशी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, तो अब हमारा यहाँ से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के प्रश्न शुरू होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नया टॉपिक है। तो हमारा पहला प्रश्न है, देख लेते हैं कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दूसरे राष्ट्रपति, सही आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। सबको पता है भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सॉरी, यहाँ पे भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति पूछा है, तो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम टीचर दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर को टीचर डे मनाते हैं। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न हमारा दे रखा है कि भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से 4 ऑप्शन दे रखा है, उसमें पूछा है कौन सा कथन हमारा सही है। ठीक है, तो ए, बी, सी तीनों सही हैं। तो ए, बी और सी तीनों सही हैं। यानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति 2.5 लाख की मासिक पेंशनदार के हकदार होके वे एक निजी सचिव, एक निजी सहायक और एक निजी अतिरिक्त सचिव, 2 चपरासी और प्रति वर्ष 1 लाख तक के कार्यालय व्यय सहित सचिव स्टाफ के हकदार होंगे। वे रेल, हवाई और स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ भारत में कहीं भी उच्चतम श्रेणी की निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो ए, बी, सी तीनों सही हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले कुल सदस्यों को कहा जाता है? इसे निर्वाचन मंडल ही कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, निर्वाचन मंडल। ठीक है, तो राष्ट्रपति सीधे लोगों के द्वारा निर्वाचित नहीं होते बल्कि निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचन किया जाता है।
जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी संघ सभाओं के निर्वाचित सदस्य, इतने लोग भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। आगे हमारा प्रश्न है 303 कि भारत के राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, कौन सा युग्म गलत सुनिश्चित है। ठीक है, देख लेते हैं। क्षमा, दंडादेश और शुद्ध शिक्षा, क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। परिहार, मूल सजा के स्थान पर कम करना, तो ये गलत है, तो ये हमारा गलत है। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में दिया गया है। इसके तहत अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, वह किसी दंड के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को दंड को क्षमा, प्रतिलंबन, परिहार और या विराम या लघुकरण कर सकता है। तो राष्ट्रपति इतना कर सकता है, क्षमा कर सकता है, प्राविलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है, विराम या लघुकरण कर सकता है। अब देख लेते हैं इनका मतलब क्या है। तो क्षमा का मतलब है दंडादेश और दोष मुक्ति से मुक्ति दे देना, और लघुकरण का मतलब है कि सजा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। प्रविलंबन का मतलब है दंडित देश के निष्पादन पर थोड़े समय के लिए रोक। प्रविलंबन का मतलब है कि सजा पर थोड़ी देर के लिए रोक लगा सकता है। परिहार का मतलब है इसके तहत दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को कम करना। यानी जैसे अगर आपको किसी को कठोर कारावास दी गई है 10 साल की, तो राष्ट्रपति उसे 5 साल की कठोर कारावास कर सकता है, यानी समय कम कर सकता है, लेकिन जो सजा है वो नहीं कम करेगा। आगे हमारा प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कितने सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, महाभियोग लाने वाले सदन या तो लोकसभा या राज्यसभा 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे सलूशन। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 161 की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। राष्ट्रपति के विरुद्ध प्रस्ताव पर सदन में कम से कम 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव मूल सदन में विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है 305, निम्नलिखित में से कौन बहुमत प्राप्त दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जिस भी पार्टी को, जैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुमत मिली थी, तो राष्ट्रपति ने उन्हें आमंत्रित किया होगा सरकार बनाने के लिए। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारा 306 कि भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी कौन है। तो राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भारत का नाम मात्र कार्यकारी अधिकारी होता है। ये अनुच्छेद 252 में कहा गया है राष्ट्रपति के बारे में। जो असली शक्ति होती है वो तो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट के दौरान सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंटों को सलामी कौन देता है। इसका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति। और जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद को शपथ कौन दिलाता है। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। तो जो उपराष्ट्रपति का पद है वो शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है डी 54। तो मैंने आपको सुबह आज बताया था कि राष्ट्रपति का जो ट्रिक, तो मैंने सुबह ही आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति के अनुच्छेद याद करने का ट्रिक है पकानी कोका दुयोदशम, पकानी कोका दुयोदशम। तो प से प्रेसिडेंट, क से ये कार्यपालिका का प्रधान होगा, और न से निर्वाचन। तो ये अनुच्छेद 52, ये अनुच्छेद 53, ये अनुच्छेद 54। तो 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, तो आंसर नंबर डी हमारा सही है, राष्ट्रपति के चुनाव यानी निर्वाचन। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है 310, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 55, ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से अनुच्छेद 55 जो है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 55। आगे हमारा क्वेश्चन है 311, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति में भाग लेता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसद और राज्य विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य,
और दिल्ली और पुदुचेरी इनके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है 312। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कहा गया है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 54। तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के अनुच्छेद को याद करने का ट्रिक है पकानी, कोका, दुयु, दशम। तो मैंने आज रिवीजन के वीडियो में ये चीज़ करा रखा है, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है? इसका सही आंसर है 60। अनुच्छेद 60 में कहा गया है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में। तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली शपथ की चर्चा है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में कोई भी जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो शपथ दिलाते हैं, ठीक है। तो आगे हमारा प्रश्न है 314 कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान आदि प्रदान किए जाने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित, माफ़ या कम किए जाने? तो अनुच्छेद 61 कहाँ है? अनुच्छेद 72 अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है, अनुच्छेद 72 में क्षमा करने की शक्ति है, ठीक है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल क्षमा कर सकता है। आगे हमारा प्रश्न है 315 कि भारत के राष्ट्रपति को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमा करने का प्राधिकार है? तो अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72। आगे प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराध दंड को सजा क्षमा करने, प्रविलंबित करने या कम करने का अधिकार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। तो जो राष्ट्रपति को अधिकार है वो अनुच्छेद 72 के तहत है और राज्यपाल भी क्षमा को कम कर सकता है, वो अनुच्छेद 161 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड क्षमा को कर सकता है? अनुच्छेद 72, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में कहा गया है। तो हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में क्या कहा गया है? तो इसका सही आंसर ए। तो अनुच्छेद 57 में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो एक बार राष्ट्रपति बन चुका है वो दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है, यानी दोबारा निर्वाचित हो सकता है। तो अनुच्छेद 57 में यही कहा गया है कि दोबारा कोई भी व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है 319 कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए पात्रता मान्यता घोषित करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 58। तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में कहा गया है, यानी इसमें कहा गया अनुच्छेद 58 में कि एक व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के पत्र की पात्रता मानदंड को सुनिश्चित किया गया है। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति व भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हो, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है 320 जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 52 में, ठीक है। अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन की तिथि, 56 में पदावधि, 58 में दोबारा निर्वाचित, 59 में राष्ट्रपति के पद की शर्तें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा संविधान के 40 क्वेश्चन। अब हम करेंगे भारत भूगोल के 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो हम आ गए भारतीय भूगोल में। तो हमने 40 क्वेश्चन संविधान का कर लिया, 40 क्वेश्चन इतिहास का कर लिया, अब 40 क्वेश्चन हम कर लेते हैं भूगोल का, ठीक है। तो हम डेली 120 क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बिना, तो अब मैंने 240 तक 80 तक कर लिया था कल, आज 280 से 81 से 320 तक करेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है 281, निम्न में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? इसका सही आंसर है सिंधु नदी। सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का मुहाना स्थल से गंगा पर्वत के उत्तरी भाग में घूम कर दक्षिण में पाकिस्तान के बीच से गुजरती है और अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका सही आंसर है सिंधु। तो सिंधु जो है अरब सागर में गिरती है। आगे हमारा प्रश्न है गंगा नदी तंत्र। तो हमारा नया टॉपिक है गंगा नदी तंत्र। तो हमारा पहला प्रश्न है कि भागीरथी नदी को प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? तो इसका सही आंसर है भिलांगना। इसका सही आंसर है भिलांगना।
तो भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ भिलांगना है, ठीक है। तो भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ भिलांगना है। इस नदी का उद्गम खतलिंग हिमनद से होता है। उत्तराखंड में गंगा नदी भागीरथी नाम से जानी जाती है। आगे हमारा प्रश्न है कि भागीरथी नदी का उद्गम गौमुख हिमनद से होता है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर किस नदी को बनाती है? भागीरथी नदी का उद्गम गौमुख हिमनद से माना जाता है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है, तो मिलकर किस नदी का निर्माण करती है? तो गंगा नदी से। तो भागीरथी नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से होता है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिल जाती है, उसके बाद गंगा का निर्माण होता है, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम उत्तराखंड के मिलान हिमनद से होता है? इसका सही आंसर है गौरी गंगा। शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है। नेपाल हिमालय में मिलान हिमनद से होता है, जहाँ इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो जो शारदा या सरयू नदी है उसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड में, ठीक है। और इसका जो वो कहाँ से इसका उद्गम है, वो मिलान हिमनद से है, ठीक है। जो सरयू नदी है, जो कि अयोध्या सरयू नदी के तट पर है। आगे प्रश्न है कि कौन सा नदी बेसिन 8,60,000 किलोमीटर के क्षेत्रफल में 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है? इसका सही आंसर है गंगा बेसिन। तो गंगा नदी बेसिन का प्रवाह क्षेत्र लगभग 8,60,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला है, जो कि 11 भारतीय राज्यों को आच्छादित करता है। तो गंगा का जो क्षेत्रफल है उसके बेसिन का वो 8,60,000 है और 11 राज्यों में फैला हुआ है। आगे हमारा प्रश्न है 287 कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? सही आंसर है पंजाब। तो पंजाब यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि राजस्थान, उत्तराखंड ये सब आते हैं। तो यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका जलग्रहण क्षेत्र उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली राज्यों के कुछ हिस्सों में विस्तृत है। टोंस, बेतवा, चंबल, केन आदि यमुना की सहायक नदियाँ हैं। टोंस, बेतवा, चंबल, केन आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर है सरयू नदी। तो सरयू नदी घाघरा की सहायक नदी है। घाघरा जिसे कड़ाली नदी भी कहा जाता है, मानसरोवर झील के पास तिब्बती पठार पर उत्पन्न होने वाली एक 12मासी अंतरसीमा नदी है। यह नेपाल में हिमालय से होकर बहती है और भारत में ब्रह्मपुत्र पर शारदा नदी से मिलती है। शारदा, सरयू और राप्ती इसकी सहायक नदियाँ हैं। बिहार के छपरा के निकट गंगा से मिलने से पूर्व यह नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, ठीक है। कौन सी नदी? घाघरा नदी। तो घाघरा की सहायक नदी कौन सी है? सरयू नदी। तो देवप्रयाग में भागीरथी किससे मिलती है? देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, उसके बाद गंगा का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद गंगा का निर्माण होता है। आगे हमारा प्रश्न है कि गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच में फैला हुआ है? गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? इसका सही आंसर है घग्गर और तीस्ता। तो उत्तर भारत में विशाल मैदान को 4 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, राजस्थान का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। गंगा का मैदान का विस्तार पश्चिम में घग्गर नदी, हरियाणा, पंजाब और पूर्व में तीस्ता नदी तक माना जाता है। इस मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में। गंगा के मैदान में पाए जाने वाले गर्तों को पटना के निकट जल्ला और मोकामा या टाल कहा जाता है। आगे प्रश्न है 251 प्रश्न है हमारा कि गंगा नदी की कौन सी उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक 2 धाराओं से मिलकर बनी है? तो इसका सही आंसर है गंडक। तो गंडक, काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक 2 धाराओं से मिलकर बनी है और ये गंगा की सहायक नदी है, लेकिन इसके उत्तरी तट पर। तो देख लेते हैं। तो गंडक नदी गंगा नदी की उत्तरी तट अर्थात बाएं से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। नेपाल के हिमालय से प्रवाहित काली गंडक और त्रिशूल गंगा नदियाँ त्रिवेणी पर्वत के पहले मिलकर गंडक का नाम से प्रवाहित होती हैं। यानी यह नदी उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों की सीमा बनाती है। गंडक 1310 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पटना के पास गंगा में मिल जाती है। गंडक को नेपाल के मैदानी क्षेत्रों में नारायणी के नाम से जाना जाता है।
सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर है शारदा। तो सरयू नदी शारदा की सहायक नदी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। किस बलरामपुर जनपद में? उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद में सरयू नहर। ठीक है, आगे प्रश्न है, सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है उत्तराखंड। तो सरयू नदी उत्तराखंड राज्य में बहती है। यह नदी उत्तराखंड और नेपाल के बीच सीमा बनाती है तथा वहाँ इसे काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। बहराइच के पास ब्रह्म घाट में घाघरा से मिलने के पश्चात इसे सरयू नाम से जाना जाता है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है? इसका सही आंसर है चंबल। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के निम्न हिमालय की बंदरपुष्प चोटी के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में बहती हुई उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 1376 है। यमुना की सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ठीक है, आगे प्रश्न है, किस नदी की मयूराक्षी, दामोदर और कंग, साबती और रूपनारायण नामक सहायक नदियां हैं? इसका सही आंसर है हुगली। तो हुगली नदी का उद्गम गंगा नदी, क्योंकि यह गंगा नदी की वितरिका है और मुख्य बंगाल की खाड़ी में है। हुगली नदी की सहायक नदियां मयूराक्षी, दामोदर, कंग, साबती और रूपनारायण। हुगली नदी पर प्रमुख पुल विद्यासागर सेतु व निवेदिता सेतु है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये जो है यमुना की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है, तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन भी दे रखे हैं कि चंबल नदी का उद्गम विंध्याचल श्रृंखला पहाड़ी से माना जाता है। यह मालवा पठार से होकर बहती है और उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना से मिल जाती है। इस नदी पर गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज बनाए गए हैं। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। तो मयूर द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में सबसे छोटा बसा हुआ नदी द्वीप है। इसका निर्माण असमिया उमा से निकला हुआ है जो शिव की पत्नी हिंदू देवी पार्वती का दूसरा नाम है। अंग्रेजों ने इसकी संरचना के आधार पर मयूर द्वीप कहा है। मयूर द्वीप गोल्डन लंगूर प्रजाति का घर है। आगे प्रश्न है हमारा कि यमुना नदी की सहायक नदी चंबल निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? यमुना नदी की सहायक नदी चंबल निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इसका सही आंसर है गुजरात। तो चंबल जो है गुजरात राज्य से होकर नहीं गुजरती है। यमुना नदी की सहायक नदी चंबल मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। इसका उद्गम स्थल विंध्य पर्वत श्रृंखला की जाना पाव पहाड़ी है। यह मालवा पठार से होकर गुजरती है और उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ बनारस, पार्वती, सिप्ता, काली, सिंधी, बनामी है। ठीक है, आगे हमारा 299 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी पटना के पास सोनपुर में गंगा से मिलती है? इसका सही आंसर है गंडक। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की बेतवा है, हिंडन है, चंबल है, लेकिन गंडक नहीं है। तो यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के बंदरपुर के पास यमुनोत्री हिमनद से होती है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ में से टोंस, चंबल, काली सिंध, बेतवा, केन, हिंडन आदि है। गंडक यमुना की सहायक नदी नहीं है, गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है 301, कहाँ पर भागीरथी अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो देवप्रयाग। सही आंसर है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक नगर एवं एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। इन्हीं नदियों के संगम के बाद इस नदी को आगे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। मत्यानुसार यहाँ देवशर्मी नामक एक तपस्वी ने कड़ी तपस्या की थी, जिसके नाम पर इस स्थान का नाम देवप्रयाग पड़ा। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है। कर्णप्रयाग में पिंडार नदी अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं
कि निम्नलिखित में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? सही आंसर है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग जिला भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र का एक प्रमुख जिला है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम स्थल है। यहाँ से आगे चलकर अलकनंदा नदी देवप्रयाग में जाकर भागीरथी नदी से मिल जाती है। यहाँ से आगे चलकर अलकनंदा नदी देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिल जाती है और गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारा 303। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह किसमें जाकर मिल जाती है? गंगा नदी किसमें जाकर गिर जाती है? तो इसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी। तो जो गंगा नदी का उद्गम है वो गंगोत्री ग्लेशियर से है, लेकिन ये गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो गंगा नदी टोटल 2525 किलोमीटर की दूरी बहती है, यानी 25 किलोमीटर की दूरी यहाँ से गंगोत्री से यहाँ अरब सागर बंगाल की खाड़ी तक 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आगे हमारा प्रश्न है 304। किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? इसका सही आंसर है गंगा। तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा है, जो भारत और बांग्लादेश को मिलाकर कुल 25-25 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा इस नदी बेसिन को भारत के 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है। यह उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक का सफ़र है। गंगा के बाएं तट पर मुख्य सहायक नदियों में से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा तथा बागमती है। इसके दाहिनी तट पर यमुना, सोन, दामोदर और पुनपुन, ठीक है, और रोम। आगे हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी है? कौन सी नदी गंगा के उत्तरी तट की सबसे सहायक नदी है? इसका सही आंसर है गंडक। ठीक है, तीन सौ छः हमारा प्रश्न है कि गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? इसका सही आंसर है अम्बाला। अम्बाला शहर भारत के हरियाणा राज्य का मुख्य एवं ऐतिहासिक शहर है। गंगा और सिंधु नदी तंत्र के बीच अम्बाला शहर है जो इसके जल क्षेत्र को पृथक करता है। हरिद्वार, अलकनंदा, पूर्व रूपेण गंगा नदी क्षेत्र में आती हैं। नाग चारबा गंगा बेसिन से दूर अरुणाचल प्रदेश के निकट तिब्बत क्षेत्र में है। ठीक है, तो गंगा और सिंधु के तंत्र के बीच जल क्षेत्र पृथक्करण कौन है? अम्बाला। आगे प्रश्न है हमारा कि घाघरा और सोन किस नदी के किनारे स्थित है? सॉरी घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? इसका सही आंसर है गंगा। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की एक सहायक नदी है? इसका सही आंसर है घाघरा। आगे प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर है गंगा। गंगा जो है पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी का नाम बताइए। इसका सही आंसर है गंगा। ये 25-25 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 2525। बांग्लादेश में भारत का नाम क्या है? बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या है? तो पद्मा। तो बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 310। किसे बिहार का दुख कहा जाता है? कौन सी नदी को बिहार का दुख कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है कोसी नदी। तो कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि यह नदी अपना मार्ग अनिश्चित रूप से बदलती है, जिससे कारण बिहार को प्रत्येक वर्ष बाढ़ के सामना करनी पड़ती है। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारा 311। प्रश्न है कि वर्ल्ड वाइल्ड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी दुनिया की 10 लुप्तप्राय नदियों में से एक है? सही आंसर है गंगा। तो वर्ल्ड वाइल्ड फंड के अनुसार दुनिया की 10 लुप्तप्राय नदियों में से गंगा का भी स्थान है। इस 10 नदियों में से साल्वनी नदी, डेन्यूब नदी, लापला, रियो, सिंधु, नील, मर्रे, डार्लिंग, मेकांग, यांगटीसी नदियाँ शामिल हैं। आगे प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ घोषित नदी है? इसका सही आंसर है यमुना। देख लेते हैं सॉल्यूशन। हिमालय नदी प्रणाली की नदियां बर्फ के पिघलने और
वर्षा दोनों से पोषित होती हैं, इसलिए ये 12 मासी होती हैं। यमुना नदी का उद्गम पश्चिमी हिमालय या पर्वत हिमालय में यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, इसलिए इस नदी को बर्फ पोषित नदी कहते हैं। जबकि अन्य विकल्पों में तो बर्फ पोषित नदी यहाँ पे पूछा है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बर्फ पोषित नदी है? तो यमुना हमारा बर्फ पोषित नदी है, क्योंकि ये हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो इसमें जो भी पानी आता है वो बर्फ़ पिघलने के बाद आता है। 13 है हमारा कि अलकनंदा नदी यहाँ पे गैप है और भागीरथी खरग ग्लेशियर से निकलकर मिलती हैं। अलकनंदा सतोपत, इसका सही आंसर है सतोपत। तो अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपत ग्लेशियर से होता है। अलकनंदा नदी गंगा की स्रोत धारा है तथा इसकी 5 सहायक नदियाँ धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी और भागीरथी है। अलकनंदा अन्य नदियों के साथ विभिन्न संगम बनाती है, जिन्हें प्रयाग कहते हैं। तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा धौली गंगा से मिलती है, नंद प्रयाग में अलकनंदा नंदाकिनी से मिलती है। विष्णु प्रयाग धौली गंगा से, नंद प्रयाग अलकनंदा नंदाकिनी से, कड़ प्रयाग अलकनंदा पिंडर नदी से, रुद्र प्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी से, देव प्रयाग अलकनंदा भागीरथी से नदी से मिलती है और गंगा नदी बन जाती है। आगे प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है, मंदाकिनी नदी अलकनंदा में कहाँ पे मिलती है? इसका सही आंसर है रुद्रप्रयाग। तो मंदाकिनी नदी अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 215 है कि निम्न में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय में मिलान ग्लेशियर से निकलती है? इसका सही आंसर है डी सरयू। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मिलान हिमालय में मिलान ग्लेशियर से निकलती है, जहाँ इसे गंगा कहा जाता है? इसका आंसर है सही डी सरयू। आगे प्रश्न है कि गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत में महाजनपद से होकर गुजरती हैं, किस महाजनपद से? तो ऑप्शन नंबर सी मगध। गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत में मगध महाजनपद से होकर गुजरती हैं। तो ये उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक का क्षेत्र मगध महाजनपद था और इसी से गुजरती हैं गंगा और सोन जैसी नदियाँ। मगध राजधानी महाजनपद की राजधानी वर्तमान पाटलिपुत्र यानी पटना थी। ठीक है, आगे प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर है गंगा, 2500 किलोमीटर। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्र। 318 किस नदी को तसोंगपो के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। तो किस नाम को तसोंगपो नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है बुद्ध नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तसोंगपो के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के निकट चमायुंगडुंग हिमनद से होता है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है 319 कि ब्रह्मपुत्र जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दिहांग। इसका तो हमारा अगला प्रश्न है जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है 320। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलासेस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, जो मृदु और संपीड़ित निक्षेपों से बना है? इसका सही आंसर है मिजोरम। मिजोरम को मोलासेस बेसिन के रूप में जाना भी जाता है, जो नरम अरनास्ट जमाव से बनता है, जो नरम अनलास्ट से बनता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इतिहास, भूगोल और संविधान के 40 क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।